पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2026 के विधानसभा चुनावी नतीजों के बाद से बड़ा संवैधानिक विवाद जो है वो खड़ा हो गया है। राज्य में सत्ता परिवर्तन की स्थिति स्पष्ट होने के बावजूद भी ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने के फैसले ने राजनीतिक और कानूनी हलकों में बहस तेज कर दी है। विपक्ष का कहना है कि बहुमत खोने के बाद भी मुख्यमंत्री पद पर बने रहना लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार केवल इस्तीफा न देना कोई भी आपराधिक नहीं है और इसीलिए इस आधार पर गिरफ्तारी संभव नहीं है। भारतीय कानून में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो चुनाव हारने के बाद से तत्काल ही गिरफ्तारी को अनिवार्य बनाता है। ये मामला संवैधानिक प्रक्रिया और राजनीतिक नैतिकताओं से जुड़ा हुआ है। संविधान के अनुसार यदि सरकार बहुमत खो देती है तो राज्यपाल के पास से ये अधिकार होता है कि वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करके नई सरकार का गठन की प्रक्रिया को शुरू करे और इसी के तहत अगली राजनीतिक व्यवस्था तय की जाती है। बीजेपी ने 2026 में बहुमत हासिल करने का दावा किया है और नई सरकार बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की उम्मीद है और ऐसे में राज्यपाल की भूमिका निर्णायक मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस्तीफा नहीं दिया जाता है तो ये एक संवैधानिक संकट की स्थिति बन सकती है, लेकिन अंततः विधानसभा के अनुसार ही सत्ता परिवर्तन तय होता है। और ऐसे में ममता बनर्जी जो है लगातार हार के बाद से कई तरह की बयानबाजियां कर रही हैं और अब इस्तीफा देने से मना करने के बाद से पश्चिम बंगाल में लगातार विवाद जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। संवैधानिक संकट जो है खड़ा होता भी नजर आ रहा है और ऐसे में मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से ये मुद्दे को देखते हैं। सबसे पहले सवाल तो मेरा यही होगा कि पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से भगवा लहरा गया है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, हार मुझे लगता है पचा नहीं पा रहे हैं और जिस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं और संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर ममता बनर्जी कटाक्ष करती आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है। अब ये सब चीजें लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर देखी जाए तो सही नहीं है। बिल्कुल। इसका असर बहुत दूरगामी अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा नहीं निकलता है। पॉलिटिक्स में, राजनीति में आने वाले जो युवा पीढ़ी क्या सोचेगी, जो अपना कैरियर अगर राजनीति में संवारना चाहता है, बनाना चाहता है, जब ये चीजें जब देखता है कि एक सीएम जब हार चुकी है अब उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। भाई, ये प्रक्रिया है। अब आपके पास जनादेश नहीं बचा है। अब वो किस तरीके से आपकी हार हुई, क्या हुई, ये तो बात की बात है। हालांकि आपने अर्जी पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला देता है, कोई कमेटी गठित करता है या फिर कोई ऐसी इंक्वायरी बैठालता है, वो तो तब फैसला जब आएगा उसके बाद कहा जाएगा। लेकिन अभी तत्कालिक तौर पे अनुच्छेद 146 में कहा गया है जब कोई भी सीएम का कार्यकाल पूरा हो जाता है, दूसरे टर्म में जो सरकार या जो भी दल जीत के आता है तो उनको पद मिलता है, सीएम का पद मिलता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी हेयरिंग चल रही है। इसमें देखो फाइनल डिसीजन या फाइनल टिप्पणी इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसके बाद ही कुछ चीजें स्पष्ट मुझे लगता है स्थिति हो पाएगी। जी, तो अगर इस्तीफा ये नहीं देती है तो क्या बीजेपी को सरकार बनाने में दिक्कतें आ सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें तो ऑटोमेटिक राज्यपाल के हाथ में चीजें हैं, वो उसको डिसमिस कर देंगे और जो कार्यकाल की जो अवधि होती है किसी भी सरकार की, उस अवधि को पूरा किया जाता है। उसके बाद में दूसरी सरकार को राज्यपाल स्वतः ही उनको मौका दिया जाता है अगर काउंटिंग मेंबर की जो पूरे हो जाते हैं। और उस लिहाज से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के पास में जो बहुमत का जो आंकड़ा है उससे कहीं ज्यादा उनके पास इस समय विधायक हैं, तो इसमें किसी भी तरीके से रत्ती भर कोई दिक्कत परेशानी भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं आएगी। लेकिन हाँ, ये मैंने पहले भी कहा है, ये जो हार हुई है बंगाल में, जो हार हुई है, ममता बनर्जी उसको आसानी से पचा नहीं पा रही है। बिल्कुल, बहुत बुरी हार हुई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस बार वो हार जाएंगी और चौथा टर्म उनको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनकी मजबूत स्थिति थी। उनको लग रहा था जो एम फैक्टर उनके साथ में है और रहा भी, मुस्लिम जितना वोटर उनके साथ में भी रहा। और लेकिन अब दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसका ध्रुवीकरण हुआ है, डिवाइडेशन हुआ है। अब ये हम भी मान के चल रहे हैं कि इस बार का चुनाव में जो वोटर उसका डिवीजन तो हुआ है। बिल्कुल। मुस्लिम जो वोटर है वो भी उनके पास गया। 4-5 सीटें ऐसी हैं जो जिनकी बहुतायत 70% से ऊपर मुस्लिमों की है। मुर्शिदाबाद हो गया, मालदा हो गया और आपका 24 परगना हो गया, तो ये आसनसोल हो गया। ये ऐसी सीटें हैं जहाँ पे मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है।
वहां से भी वोट धीरे धीरे निकल के भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है। तो ऐसे में मुझे लगता है जनादेश का जो भी है उसका सम्मान करना चाहिए, और ऐसे में जो हठ धर्मिता है कि मैं सीट नहीं छोड़ूंगा, तो ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बहुत बचपना भी है। बिल्कुल। ऐसे में सर अगर आप एम फैक्टर की बात कर रहे हैं तो ऐसे में कह सकते हैं क्या कि एम फैक्टर ने ही इस बार ममता बनर्जी के साथ खेला कर दिया है? ये अनीता खेला तो हुआ है, क्योंकि आप 2021 के मुकाबले मौजूदा 26 के चुनाव की अगर तुलनात्मक अगर आप देखो तो जो वोटिंग जो हुई है उसमें 4 पॉइंट समथिंग कुछ कम रही है, और इतने कमी में भारतीय जनता पार्टी को 127 सीटें ज्यादा मिल गई हैं। बिल्कुल। अब इसमें सीट वाइज अगर आप रेशो अगर निकालोगे जो उसमें लगभग 9,890 जो वोट है वो काटे गए हैं इस बार, जिसमें 91,000 का मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में भी आया हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास मुकम्मल दस्तावेज है जिसमें वोटिंग इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, घर की रजिस्ट्रियां सब कुछ है, उसके बावजूद भी हमारे वोट को काट दिया गया है। एक ही वैलिड पॉइंट हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में आने का और इस सरकार को परेशान करने का। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जैसे आपने कहा कि एम फैक्टर है जो इधर उधर भागा है, हाँ ये निश्चित तौर पे इस बार हुआ है कि एम फैक्टर ने विकास चुना है। उनको लगता है कि ये 15 साल का जो शासन रहा है ममता दीदी का, उसमें उनको लगता है कि भाई वो चीजें हो नहीं पाई, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीजों को लेके वहां की जो आवाम है उनको लगा कि नहीं क्यों ना बदलाव होना चाहिए। लेकिन अनीता, मैं हमेशा से ये मेरा मत रहा है, किसी भी दल, व्यक्ति, पीएम या कोई भी हो, उसको इतना लंबा कार्यकाल कभी देना नहीं चाहिए ताकि वो अपने आप के अंदर उसके अंदर एक डिक्टेटरशिप आ जाए कि अब वो मुझे तो मैं हार ही नहीं सकता हूँ, मुझे कोई हरा ही नहीं सकता है। तो फिर वो ऐसे में फिर वो मनमानी करना शुरू कर देता है। तो कोई भी सरकार मनमानी ना कर पाए, इससे पहले सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, और वही मुझे लग रहा बंगालियों ने बंगाल में कर दिया। बिल्कुल। ऐसे में हार के बाद से ममता बनर्जी जो है लगातार बयानबाजियां भी कर रही हैं। एक बयान उन्होंने दिया है कि इलेक्शन कमीशन जो है, चुनाव आयोग ही है, इस चुनाव में विलन बन गया है। लगातार ये आरोप लगाती रह रही हैं, चुनाव आयोग को ही विलन बना दिया है। मुझे लगता है इस आरोपों में कहीं ना कहीं सच्चाई हो सकती है, ये हम कह रहे हैं। अगर मैं जिस तरीके से मैंने कहा जो वोटिंग प्रतिशत है वो बहुत कम है और उसमें सीटों का मार्जिन बहुत ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल। अब इसको जब आप इसको सही से अगर एनालिसिस करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं चीजें निकल के आती हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें धांधली हुई है। तो उस धांधली के जिंदा दस्तावेजों को टीएमसी की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के पटल पे रख दिया गया है। बिल्कुल। अब वो अलग बात है, उस पे सुनवाई किस तरीके से होगी, कछुआ चाल की तरफ से तरह होगी या फिर बहुत स्पीड से होगी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिर वही बात आ जाती है अंत में कि जो जीता वही सिकंदर। बिल्कुल। क्योंकि जब अखाड़े में जो दो पहलवान जब लड़ते हैं तो एक पहलवान जीतने के लिए लत्ती भी मारता है, सारे काम दंड भेद सब अपनाता है, फाइनल में जो जीत जाता वो चित हो जाता है, वही तो हारा हुआ माना जाता है। बिल्कुल। जीत गया वो उसको सिकंदर कहा जाता है। ऐसे में जीतने के बाद अगर आप आरोप लगाओ तो थोड़ा सा है। एसआईआर के बाद से इतने सारे नाम कटे हैं और उसके बाद से बम्पर वोटिंग भी हुई है और अब यहाँ पर बीजेपी भी जीती है। ममता बनर्जी जो है वो लगातार ईवीएम पे ठिकरा फोड़ रही हैं। तो सर क्या लग रहा है कहाँ पर खेला हो गया है ये? देखो, ईवीएम के ऊपर आरोप बहुत समय से लगते आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अब इसमें एक तथ्य वो भी सामने आता है, जब हुकूमत केंद्र में कांग्रेस की थी, आपको पता हो, उस समय बीजेपी आरोप लगाती थी। बीजेपी ये कहती थी कि ईवीएम हटाया जाए। अब बीजेपी सत्ता में है, ईवीएम उनको अच्छी लग रही है, अब कांग्रेस कह रही है उसको हटाया जाए। तो ईवीएम तो जब वो सरकार में जो रहता है उनको अच्छी लगती है, जो विपक्ष होता है उसको खराब लगती है। एक बात। दूसरा, जैसे आपने भी पूछा मेरे से एसआईआर का, मुझे लगता है एसआईआर का एक रिजल्ट हमने बिहार में देखा। बिहार में कोई भी इस बात को तसल्ली पूर्वक ये नहीं मान सकता था
कि तेजस्वी यादव इस बार नहीं आएंगे। बिल्कुल। आरजेडी फुल फॉर्म में थी, बहुत बढ़िया उनका सब कुछ चल रहा था, तो ये लग रहा था कि नेट टू नेट फाइट होगी वहां पे बिहार में। लेकिन एसआईआर का फायदा सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। बिल्कुल। एक रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट जो पश्चिम बंगाल में हमने देखा, तो मैं तो यही कहूंगा कि एसआईआर का 100% जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, और जिसका रिजल्ट सामने है। ठीक है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया सर आपका। बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी जो है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है, और ऐसे में ममता बनर्जी जो है लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। ऐसे में राज्यपाल की भूमिका जो है वो बेहद ही अहम मानी जा रही है। बीजेपी ने बहुमत का दावा किया है, जिसके बाद से ममता बनर्जी जो है वो बंगाल में चुनाव के बाद से संवैधानिक संकट भी पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है।